हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। प्यारे साथियों, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है और आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेई की तैयारी हो, चाहे वो एई की तैयारी हो, चाहे वो गेट की तैयारी हो, आईएएस की तैयारी हो, किसी भी आप परीक्षा की तैयारी करते हो या फिर अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसकी बहुत बढ़िया तरह से समझ होना आपके लिए आवश्यक है और उस पर्टिकुलर सेक्शन का ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। आज से हम लोग थर्मोडायनामिक्स को शुरू करने वाले हैं। थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, कुछ अदर ब्रांचेस भी हैं जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, वहां भी थर्मोडायनामिक्स का अपना एक विशेष महत्व है। थर्मोडायनामिक्स एक पूरे सेक्शन को अगर देखा जाए तो उसमें से एक फाउंडेशन और बेसिक सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं बच्चों, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिसका नाम है थर्मल सेक्शन। सेक्शन का नाम ही है थर्मल इंजीनियरिंग सेक्शन। थर्मल इंजीनियरिंग एक सेक्शन है जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। अगर हम थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इस थर्मल इंजीनियरिंग सेक्शन में लिए जा सकते हैं। और अगर हम इन पांचों सब्जेक्ट की बात करें, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम इन पांचों सब्जेक्ट की बात करें तो इन पांचों सब्जेक्ट में जो पहला सब्जेक्ट आता है उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स। इसे हम लोग अमूमन बेसिक थर्मोडायनामिक्स के रूप नाम से भी जानते हैं। बेसिक थर्मोडायनामिक्स, कभी कभी हम लोग इसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं और कभी कभी हम लोग इसको बेसिक थर्मोडायनामिक्स नाम से भी जानते हैं। हम लोग बेसिक थर्मोडायनामिक्स शुरू कर रहे हैं और बेसिक थर्मोडायनामिक्स से जुड़ी हर छोटी से बड़ी चीज जानेंगे, हर थ्योरी कॉन्सेप्ट जानेंगे, हर न्यूमेरिकल लगाएंगे, हर वो चीज जानेंगे जो इस सब्जेक्ट के लिए तो आवश्यक ही है। इसके जो अदर सब्जेक्ट हैं जहां इसका यूज है वो भी हमको डिटेल में सीखना है। तो अगर हम थर्मल सेक्शन की बात करें तो थर्मल सेक्शन का पहला सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स। जो दूसरा सब्जेक्ट इस सेक्शन का है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। जो चौथा सब्जेक्ट है उसका नाम है इंटरनल कंबशन इंजन्स, या जिनको आप लोग आईसी इंजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी इंजन्स। ये 4 सब्जेक्ट है। और जो 5वां सब्जेक्ट है उसका नाम कुछ लोग एचएमटी देते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर, लेकिन अब ये सब्जेक्ट सामान्यतया हीट ट्रांसफर के नाम से ही जाना जाता है।
चूंकि मास ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल अब केमिकल इंजीनियरिंग में है, तो मैकेनिकल के बच्चे हीट ट्रांसफर ही पढ़ते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं अगर देखा जाए तो, these are the 5 subjects, these are the 5 subjects, ये 5 सब्जेक्ट हैं। और इन पांचों सब्जेक्ट का जो सबसे पहला हिस्सा है उसका नाम है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, या इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, जिसकी शुरुआत मैं आज करने वाला हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 5 के पांचों सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को या केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैं ही पढ़ाता हूं। ये 5 के पांचों सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। बात समझ में आया? थर्मोडायनामिक्स से शुरू करूंगा एक एक करके। थर्मोडायनामिक्स, आरएसी, पावर प्लांट, आईसी इंजन्स, एचएमटी, सारे ही सब्जेक्ट मैं ही आपको कवर कराऊंगा। तो हमारी आपकी यात्रा इस सब्जेक्ट को लेकर के काफी लंबी रहने वाली है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए जरा यहां से, यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला सब्जेक्ट है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, और जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के सब्जेक्ट हैं, इनको हम लोग चाहे तो नाम दे सकते हैं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम दे सकते हैं? अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, या इनको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं इन तीनों सब्जेक्ट को। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, जिसको हम लोग आरएसी नाम से भी जानते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और इंटरनल कंबशन इंजीनियरिंग। जो आपका ये हीट एंड मास ट्रांसफर वाला सब्जेक्ट है या हीट ट्रांसफर वाला सब्जेक्ट है, वो इनसे थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें भी थर्मल के ही चीजें पढ़ी जाती हैं। लेकिन ये 3 तो बिल्कुल बेसिक थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, फिर उसे अप्लाई करना सीखते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको थर्मोडायनामिक्स नहीं समझ में आएगा तो आप फिर ये एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट, जिसमें आरएसी है, पावर प्लांट है, आईसी इंजन्स है, ये समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए थर्मोडायनामिक्स को, थर्मोडायनामिक्स के सवालों को लगाने के लिए तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन थर्मोडायनामिक्स को इसलिए भी पढ़िए कि थर्मोडायनामिक्स जब तक नहीं आएगा तब तक आपको रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग नहीं आएगा, तब तक आपको पावर प्लांट नहीं आएगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और तब तक आपको आईसी इंजन्स भी नहीं आएगा, या यूं कहें उस लेवल तक नहीं आएगा जिस लेवल पर ले आना या आना आपके लिए आवश्यक है किसी भी जेई या एई कंपटीशन को निकालने के लिए। इन सब्जेक्ट के अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और अगर मैं वेटेज की बात करूं, पूरे थर्मल सेक्शन के वेटेज की बात करूं, अगर मैं वेटेज की बात करूं, पूरे थर्मल सेक्शन की अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो बहुत लंबा वेटेज होता है। मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको इन्हीं विषयों से ही मिल जाते हैं। और अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं, अगर स्पेशली मैं एसएससी जेई की बात करूं, तो आप जान लीजिए कि एसएससी जेई के तो 50% सवाल, 50% क्वेश्चन आपको इन्हीं 5 सब्जेक्ट से मिल जाते हैं। एसएससी जेई का ट्रेंड तो ये है। अदर सब्जेक्ट, अदर एग्जाम्स में भी लगभग 50% नहीं तो 40-45% ये पांचों सब्जेक्ट आपके तैयार हैं, तो यहीं से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसका महत्व तो समझे, इसका इंपॉर्टेंस समझे कि पूरा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है थर्मल सेक्शन। कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उस इंपॉर्टेंट सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। आज से शुरू करेंगे पढ़ना और लगातार ही पढ़ते रहेंगे।
और जब थर्मोडायनेमिक्स कवर हो जाएगा तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, फिर हम लोग आईसी इंजन्स पढ़ेंगे। ये क्रम फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बिना पढ़े आपको ये तीनों चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि थर्मो के बाद पावर प्लांट पढ़ लीजिए, थर्मो के बाद आरएसी पढ़ लीजिए, थर्मो के बाद आईसी इंजन्स पढ़ लीजिए। इन तीनों में क्रम में रहे जरूरी नहीं है, लेकिन थर्मो पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अदर 3 एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। जो एप्लीकेशन के 3 और सब्जेक्ट हैं उनकी नींव यही तैयार करता है। जो तिमंजिला इमारत बनेगी इन तीनों सब्जेक्ट की, उन सबकी नींव यही रखता है। तो बिना इसको जाने आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस सेक्शन को कवर कर पाएंगे, और बिना इस सेक्शन को कवर करे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कोई भी जेई और एई एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी जेई एग्जाम में 40-50% तो यही सब कुछ भरा रहता है आज के समय पे, बल्कि मोर देन 50% पूछता है एसएससी जेई में। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं आपको ये सारा पोर्शन ही कवर करता हूं। कभी कभी ना भी पढ़ाऊं तो एचएमटी हो सकता है ना पढ़ाऊं आपको, लेकिन ये 3 तो पढ़ाता हूं। अगर समय अभाव रहा, कोई दिक्कत हो सकता है हीट ट्रांसफर ना पढ़ाया जाए, लेकिन ये तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत समझदारी से पढ़ना है, बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है, ये चीज समझ लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट इन द नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के, माँ सरस्वती का नाम लेकर के, कि माँ का आशीर्वाद आप सब पे रहे और आपको वो सारी चीजें समझ में आए जो समझना जरूरी है किसी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। ऐसे मेरी शुभकामनाओं के साथ, भगवान से प्रार्थना के साथ, माँ सरस्वती से प्रार्थना के साथ कि वो इस सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाएं और हर बच्चा थर्मोडायनामिक्स में एकदम मास्टरी हासिल कर ले, उसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ के आनंद भी आए और वो इतना अच्छा से पढ़ ले कि उसे कभी जीवन में दोबारा थर्मोडायनामिक्स पढ़ना न पड़े, और वो किसी भी एग्जाम का कोई सवाल जरूर निकाल ले, कॉन्सेप्चुअल लेवल पर इतना मजबूत हो जाए जितना कि उसने खुद भी न सोचा हो। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट का बात करें स्टार्टिंग का, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं तो पहला काम आपका होना चाहिए कि उस विषय के, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना, कि थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते क्या क्या हैं, व्हाट वी स्टडी, ये जानना बहुत जरूरी है। थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से सिलेबस डिफाइन करते हैं, चैप्टर्स डिफाइन करते हैं। मेरे हिसाब से इसमें 10 चैप्टर होने चाहिए। मैं इसको 10 चैप्टर में डिवाइड करता हूं, ठीक है ना। पहले चैप्टर का नाम देखा जाए तो लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से होगा। उसके बाद जो बहुत बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कितना इंटरेस्टिंग है, इसकी शुरुआत देखिए हो गई है, किसका नाम है, जीरोथ लॉ, शून्यवां नियम। जीरोथ, जीरोथ वर्ड कभी किसी लॉ के साथ आपको जुड़ा किसी अन्य विषय में नहीं मिलेगा। भाई ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, तो इनको कैसे गिनते हैं आप, 1 2 ऐसे गिनते हैं, ऐसे तो गिनते नहीं, 0 1 ऐसे नहीं गिनते हैं ना। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में ऐसे भी गिना गया है, शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ। तो हम लोग जानेंगे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है एनर्जी इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब है कि हम एनर्जी के बारे में जानेंगे, और इसमें हम वर्क ट्रांसफर के बारे में जानेंगे और हीट ट्रांसफर के बारे में जानेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। अमूमन आप वर्क और हीट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज से मैं आपको सिखा रहा हूं कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ते समय वर्क और हीट शब्दों का इस्तेमाल न करके आपको जिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए वो है वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर। ऐसा करने से क्या फायदा है, ये सारी चीजें जब आगे बढ़ेंगी चीजें तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैं सामान्यतः इसको आपको ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। अब देखिए यहां संख्या की शुरुआत कैसे हुई,
सबसे पहले जीरोथ लॉ पढ़ा, सेकंड चैप्टर में जीरोथ लॉ पढ़ा, और उसके बाद फोर्थ चैप्टर में आकर के हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ। तो पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 गिना जाए, यहाँ 0 से गिना जा रहा है। सो दीज ऑल द थिंग्स आर द ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वी विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। बस आप मेरे साथ बने रहिए, थर्मोडायनेमिक्स की ऐसी यात्रा आपको करवाऊंगा कि आपको जीवन भर याद रहेगा। एंड यू कैन टीच समवन आल्सो, आप चाहे तो दूसरे को पढ़ा सकते हैं ये सब कुछ पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद देखिए सेकंड लॉ है, 5वां चैप्टर के रूप में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में आएगा। छठा चैप्टर एंट्रोपी। एंट्रोपी नाम से एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये एंट्रोपी क्या है इतना डिटेल में जानूंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा आपको, इतना डिटेल में आप जानोगे, मैं तो जानता ही हूं, कि आपको एकदम आनंद आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बड़ी सारी चर्चाएं हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोग पढ़ाते ही नहीं है, स्किप करा देते हैं, बहुत मुश्किल है, सवाल आते हैं तो लगते ही नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और मैं अपने वादे तोड़ता नहीं हूं, ये बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी पहले तो बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा, उसके बाद ज्यादा नहीं, एंट्रोपी पे मुश्किल से मैं आपको 50 सवाल लगवाऊंगा, बस 50 क्वेश्चन ओनली। और उन 50 सवालों के माध्यम से, उन 50 सवालों के लगाने की सहायता से आपको इतनी लर्निंग आ जाएगी कि एंट्रोपी का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत कंसाइज तरीके से पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो सीखना है, पैटर्न सीखने हैं हमें। लोग कहते हैं टॉपिक के सवाल ही नहीं लगते, 100 क्वेश्चन लगा लें, 200 क्वेश्चन लगा लें, सिर्फ 50 क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, ओनली 50 to 60 क्वेश्चन मेरे लगेंगे, और उन 50 सवालों की सहायता से एंट्रोपी के दुनिया के सारे 5000 सवाल भी आप लगा सकते हो, लेकिन वो 50 आपको समझ में आने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 6 में जब आएंगे तब उसकी चर्चा की जाएगी, अभी आज तो पहला दिन है तो आज क्या ही कहा जाए। उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, कौन चीज अवेलेबल है आपके लिए। अवेलेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है हमें कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हम चाहते क्या है ना, हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमारी चाहत एक ही है कि हीट से वर्क में कन्वर्जन हो जाए। तो जितनी हीट हमारे पास अवेलेबल होती है हम चाहते हैं कि वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि कोई हीट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो जरूरी नहीं कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो और उसे हम वर्क में कन्वर्ट ही कर लें। थर्मोडायनेमिक्स हमें अवेलेबिलिटी के चैप्टर में यह बताता है कि जब हमारे पास हीट अवेलेबल होती है तो सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करता, वहां क्वालिटी मैटर करता है। अमूमन हम किसी चीज के बारे में जब सोचते हैं तो हम क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं, अमूमन हम जब किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम आएंगे क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। हम ये जानेंगे सिर्फ क्वांटिटी होने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपको उस चीज में क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटी आपको नहीं मिला तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपका हीट वर्क में कन्वर्ट ही नहीं होगा। इस बात को अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूं तो ऐसे समझा सकता हूं कि आप समझिए कि जैसे अगर आपको 1 लीटर पानी पीना है, आपको पानी पीना है, 1 गिलास पानी पीना है। अब मेरे पास एक बोतल है जिसमें मिनरल वाटर भरा हुआ है, मिनरल वाटर है। अगर मैं आपको ये बोतल दे दूं तो आप इससे निकाल करके मिनरल वाटर पी लेंगे, ये क्वांटिटी की बात है, ये क्वांटिटी की बात है कि इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, इसमें 1 लीटर मिनरल वाटर है। अगर मिनरल वाटर की बजाय इसमें 1 लीटर सी वाटर होता, समुद्र का पानी होता, अब अगर मैं इसमें 1 लीटर समुद्र का पानी ले लूं तो क्वांटिटी अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। मिनरल वाटर भी 1 लीटर और सी वाटर भी 1 लीटर, क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेकिन क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क आ गया, क्योंकि मिनरल वाटर आप पी सकते हैं और समुद्र का पानी, सी वाटर आप पी ही नहीं सकते हैं। 1 लीटर क्वांटिटी होने के बाद भी समुद्र का पानी 1 लीटर, मिनरल वाटर 1 लीटर, दोनों की क्वांटिटी सेम है। अगर मैं आपको ले लूं, यहां पे बता दूं, यहां पे आप समझिए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। ये सब आपको पढ़ाऊंगा कहां पे,
अवेलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, यहां भी 1 लीटर पानी है, यहां भी 1 लीटर पानी है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पे है सी वाटर, यहां पे है सी वाटर, साल्टी वाटर, साल्टी होता है ना, और यहां पे है मिनरल वाटर, अच्छा पानी है, बिस्लेरी का पानी है। तो दोनों जगह देखो क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन क्या ये पानी पीने योग्य है? नहीं। यहां पर क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन यहां पर क्वालिटी डिक्रीज कर गई, क्वालिटी खराब हो गई, अर्थात 1 लीटर पानी होने के बाद भी पीने योग्य पानी नहीं है। ये सारी चीजें आप अवेलेबिलिटी में जब जाएंगे तो जानेंगे क्या होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के इक्वेशन क्या होते हैं, फार्मूले क्या होते हैं, वो सब भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है प्योर सब्सटेंस। नाम ही कितना प्यारा है, प्योर मतलब शुद्ध। थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है प्योर सब्सटेंस, जब पढ़ेंगे तो जाना जाएगा भाई। चैप्टर नंबर 10 है थर्मोडायनामिक रिलेशंस। थर्मोडायनामिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये अमूमन लोग नहीं भी पढ़ाते हैं, 2-4 फार्मूले ही हैं, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं करना है। बाकी 9 चैप्टर बहुत ही डिटेल में करने हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, वट एवर वी स्टडी, जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे उन सब का हम थ्योरी कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे और हम सबके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। थ्योरी भी पढ़ेंगे डिटेल में और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। जो क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे उसके बारे में भी जान लीजिए कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंतर्गत। समझ में आया? थर्मोडायनामिक्स एक सब्जेक्ट भी ऐसा है जहां पर थ्योरी भी आपको पढ़नी ही पड़ती है, थ्योरी से कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं और आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल सवाल भी आपको मिलते हैं। अगर मैं रेशियो देखूं कि दोनों का रेशियो कितना होगा, तो ये रेशियो 60-40 का रहेगा लगभग। मतलब थर्मोडायनामिक्स 60-40 के रेशियो पे चलता है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं लगाएंगे तो थर्मोडायनामिक्स में हमेशा आप कमजोर महसूस पाएंगे। लेकिन एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बचेगा अगर थ्योरी आपको समझ में आती है तो। थ्योरी नहीं समझ में आती है तो फिर दिक्कत आएगा। ये सिलेबस है। थर्मोडायनामिक्स पूरा पढ़ते समय हर जगह हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको लगवाते चलेंगे। बहुत ज्यादा सवाल लगाना ऐसा कुछ कभी उद्देश्य नहीं होता है। प्रैक्टिस के लिए सवाल रहते हैं, बुकलेट्स आपको मिलेंगी और साथ ही साथ इतने सवाल लगवा देंगे जिनसे कि हर तरह के सवाल आपसे कवर हो जाएंगे। लेकिन फिर उसी बात पे मैं लौट के आता हूं कि सवाल लगाना, एप्लीकेशन करना इज द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज द प्रिपरेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न योर सब्जेक्ट्स। अगर सब्जेक्ट ही नहीं लर्न किया है आपने, सब्जेक्ट ही आपको नहीं पता है, तो कभी भी आप एक भी सवाल नहीं लगाएंगे, तुक्के से लग गया बात अलग है। तो ये बेटा थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस है। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स असल में है क्या। थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ चीजें यहां ऑलरेडी लिखी हुई हैं, हम उन पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है चैप्टर 1। अब हम लोग चैप्टर 1 आज से शुरू कर रहे हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 पढ़ते चल जाएंगे। कहा जा रहा है चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा जा रहा है कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। तो एक बार आप चाहे पढ़ लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप चाहे ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। पूरा साफ आपको दिख रहा हो अगर तो ऐसे दिखना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए
थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कहा जा रहा है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड था, जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है बेसिकली, उसे लॉर्ड केल्विन ने दिया था। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स वर्ड के बारे में बात करेंगे तो केल्विन साहब थे, जो केल्विन स्केल भी आपने पढ़ा होगा, केल्विन भी बोलते हैं या लॉर्ड केल्विन भी बोलते हैं इनको। तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, इट वाज गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ट्रांसफर का विज्ञान है। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ट्रांसफर का विज्ञान है। यानी थर्मोडायनेमिक्स में एक जगह की एनर्जी दूसरे जगह के एनर्जी को ट्रांसफर होगी, एक बॉडी की एनर्जी दूसरे बॉडी की को ट्रांसफर होगी। जैसे मैं अपना ज्ञान ट्रांसफर कर रहा हूं, मुझे थर्मोडायनेमिक्स आती है तो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। इट इज द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। व्हाट वी आर डूइंग, हम और आप क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग आवर नॉलेज। आई एम ट्रांसफरिंग माई नॉलेज टू यू पीपल। हम अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को, जो मुझे आता है वो मैं आप सब तक ट्रांसफर कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स इज द सेम सब्जेक्ट जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। एक बॉडी के पास एनर्जी है, उसे हम दूसरी बॉडी को देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और जब एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है, इस गिलास में दूध रखा हुआ है, इस गिलास में दूध रखा हुआ है, दूध में एनर्जी है ना, ग्लूकोन डी रखा है, उसमें एनर्जी है ना। अब दूध को हमने पी लिया तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर की, एक जगह एनर्जी है और वो कहीं पर दूसरे जगह आ गया। और जब एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह आता है तो क्या होता है, वो अगली लाइन में लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है एंड इट्स इफेक्ट, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर से ही डील नहीं करता, इट्स इफेक्ट, उनके प्रभावों से भी डील करता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर से ही डील नहीं करता, बल्कि एनर्जी ट्रांसफर जब होगा तो उस एनर्जी ट्रांसफर से क्या प्रभाव पड़ेगा उससे भी डील करता है। प्रभाव कहां पड़ेगा, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उससे भी डील करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन दिस इज। क्या कह रहा है, क्या ये रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देख लीजिए तो क्या ये रहा है कि भाई एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है। ये हो सकता है किसी दूसरे बॉडी को दे दे, ये किसी दूसरे बॉडी को क्या दे दिया, एनर्जी। या ये हो सकता है कि ये किसी दूसरे बॉडी से एनर्जी ले ले, ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जी दे भी सकता है, ये एनर्जी ले भी सकता है। तो जब ये एनर्जी देगा या फिर एनर्जी लेगा तो उसमें एनर्जी इंटरेक्शन होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले तो उस एनर्जी इंटरेक्शन का अध्ययन करता है कि क्या एनर्जी दी गई, क्या एनर्जी ली गई। और जब एनर्जी दी जाएगी या ली जाएगी तो उस बॉडी पर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदलेंगी। वो बॉडी जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। जब प्रॉपर्टीज बदलेंगी तो प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आए, थर्मोडायनेमिक्स इनका भी अध्ययन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए पहला वाला सिस्टम कोई बच्चा है, पहला वाला सिस्टम कोई बच्चा है, मान लो कोई रामलाल जी हैं। अब रामलाल जी बिल्कुल दुबले पतले थे, उनका पेट ऐसे था, ये रामलाल जी का पेट है, ये इनके हाथ हैं बड़े बड़े, ये इनके पैर हैं, ये रामलाल जी हैं। अब रामलाल जी को एनर्जी सप्लाई किया गया। एनर्जी सप्लाई मतलब खाना खिलाया गया, इनको को खूब खाना खिलाया गया, यहां से भी एनर्जी आ रही है, एनर्जी के रूप में यहाँ पे मिल्क आ रहा है, दूध आ रहा है, यहां से भी एनर्जी आ रही है, यहां से भी एनर्जी आ रही है, यहां से इनको अनार का जूस आ रहा है, यहां से इनको केला आ रहा है, यहां से इनको कुछ और आ रहा है, सब एनर्जी इनको ट्रांसफर हो रहा है। तो पहली चीज तो हम ये जानेंगे कि रामलाल जी तक कितनी एनर्जी पहुंच रही है, वो कितने प्रकार की ऊर्जाएं हैं जो पहुंच रही हैं, उन तमाम सारी एनर्जी का स्टडी करेंगे।
और ये कहां से आ रही हैं, किस बॉडी से, इसका भी स्टडी करेंगे। जब एनर्जी इनके पास आ गई, जब एनर्जी इनके पास आ गई, तो उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी ना वो बदल जाएंगी, प्रॉपर्टी बदल जाएंगी, समझ रहे हो? प्रॉपर्टी कैसे बदलेंगी? प्रॉपर्टी ऐसे बदलेंगी, तब रामलाल जी इस तरह से एकदम बिल्कुल सिकिया पहलवान नहीं रहेंगे। रामलाल जी पहले सिकिया पहलवान थे, लेकिन इतनी इनको खिलाया गया, इतना खिलाया गया कि अब ये मोटा जाएंगे। जब ये मोटा गए तो इनका पेट जो इतना पतला सा था, अब इनका पेट इतना मोटा हो जाएगा। बोलो यार, इनका पेट अब ये हो जाएगा, मोटा भी गए, लंबे भी हो गए, भाई एनर्जी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अब रामलाल जी कुछ ऐसे दिखने लगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि रामलाल ने कौन कौन सी एनर्जी ली, रामलाल को किसने किसने एनर्जी दी, कितने प्रकार की एनर्जी ग्रहण किया। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि तमाम सारी एनर्जी लेने के बाद क्या कन्वर्जन हुआ, क्या चेंजेस हुई, उनकी प्रॉपर्टीज पे क्या परिवर्तन हुआ। उनकी प्रॉपर्टी पे ये परिवर्तन हुआ कि वो मोटा गए। अब मान लो रामलाल जी यहां से खा तो रहे हैं खूब सारा, लेकिन खूब वर्कआउट भी कर रहे हैं, खूब जिम भी कर रहे हैं, तो हो सकता है उतना ना मोटाएं, कम मोटाएं या बिल्कुल ना मोटाएं, फिट रखें अपने आप को। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, मोटा रहे हैं कि नहीं मोटा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना मोटा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, द प्रॉपर्टीज that are changed in the system because of taking the energy or because of giving the energy। एनर्जी लिया या एनर्जी दिया किसी सिस्टम में, और जब सिस्टम में एनर्जी लिया या दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज में जो चेंज हुआ, उन सारी एनर्जी का भी अध्ययन अध्ययन वो सारी प्रॉपर्टी का भी अध्ययन जहां करते हैं, उसी सब्जेक्ट का नाम है बच्चों थर्मोडायनामिक्स। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। एनर्जी इज लाइक, जैसे पैसा है, मनी, मनी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, कोई व्यक्ति है, सैड सैड रहता है, बहुत दिक्कत है बेचारे को, दुखी दुखी रहता है। अब इसको ना मनी आने लगा, पैसा खूब आने लगा। हर साल, एक साल, पहले साल इसके पास आया 1 CR, 1 करोड़ रुपए आ गए, फिर 2 करोड़ रुपए आ गए, फिर 3 करोड़ आ गए। अब पैसा इसके पास आना शुरू हो गया, एनर्जी आनी शुरू हो गई। जब बताओ एनर्जी आनी शुरू हो गई तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज बदलेंगी नहीं? पहले बेचारे के पास 4 व्हीलर नहीं थी, अब इसने BMW खरीद ली, तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। इसका मुंह जो है, इसका मुंह जो है, जो इस तरह से था, अब इसका मुंह चेंज नहीं हो जाएगा। अब इसका मुंह कैसा हो जाएगा? अब इसका मुंह हो जाएगा, अभी हंसने लगेगा ना भाई। ये देखो मुस्कुरा रहे हैं पंडित जी, बिकॉज जब पैसा आया, पैसा मतलब एनर्जी, एनर्जी आई तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अगर पैसा चला जाता, एनर्जी जाती, तो प्रॉपर्टी फिर बदलती। जो भी बदलेगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब किसी चीज की पहचान, प्रॉपर्टी का मतलब किसी चीज की पहचान। तो जब एनर्जी आती है या जाती है तो उसकी जो पहचान होती है वो बदलती है ना, उसमें चेंजेस आते हैं ना। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में उन एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, उन चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि प्रॉपर्टी के में हुए हैं एनर्जी इंटरेक्शन के कारण। ये सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। बात समझ में आ रहा है? तो ये है थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज यहां जरा समझिएगा, मैं आपको बताऊं जरा, थर्मोडायनेमिक्स वर्ड को ध्यान से देखिए, THERMO, थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको एक बात बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मो है ना, ये जो पार्ट है, इसका संबंध है हीट से। हीट से कह सकते हैं या टेम्परेचर से। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो टेम्परेचर तो कोई एनर्जी होता नहीं है, एनर्जी हीट होता है, तो हम कह सकते हैं किसका संबंध है? हीट से। और ये जो पार्ट है डायनामिक्स वाला, इस डायनामिक माने होता है मोशन, डायनामिक माने होता है मोशन, और मोशन कहीं पे कब रहता है?
मोशन कहीं पे कब मिलता है? जब वहां पे पावर होता है। बिना पावर के मोशन थोड़े होगा। और पावर कहां प्रोड्यूस होता है? जहां आप वर्क देते हैं, कार्य करेंगे तभी तो पावर मिलेगा। आपको जेई की पावर चाहिए, जूनियर इंजीनियर की पावर चाहिए, तो जूनियर इंजीनियर की पावर आपको कैसे मिलेगी? जब कार्य करेंगे। या और कार्य करने के लिए आपको मोशन करना पड़ेगा। मोशन मतलब गति करनी पड़ेगी। घर में आराम से लेटे हुए हैं, सोए हैं, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है आप में, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। थोड़ी देर के लिए उठते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, फिर सो जाते हैं। आपका बिस्तर तो एकदम आनंददायक हो गया कि भैया दिन भर सोते रहते हैं ये। तो आपको वर्क ही नहीं कर रहे हैं, और वर्क नहीं कर रहे, पावर कहां से मिलेगा? तो डायनामिक का मतलब है मोशन, और मोशन तब होता है जब आप पावर देते हो, और पावर के लिए ना आपको वर्क देना पड़ता है। बिना वर्क के तो आपको पावर मिलेगा नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स में ना इन दो शब्दों का बड़ा विशेष महत्व है। अगर हम इन दो शब्दों के बारे में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में इन दोनों शब्दों का बहुत विशेष महत्व है। एक शब्द का नाम है, थर्मोडायनेमिक्स में इन दोनों का विशेष महत्व है, दोनों का, ठीक है ना। एक का नाम है आपका हीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे का नाम है वर्क। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क। Thermodynamics is the battle between heat and work. It is the battle between heat and work, my dear students. एक लड़ाई युद्ध चलता रहेगा। थर्मोडायनेमिक्स की पहली क्लास पढ़ा रहा हूं आज। ऐसे करते करते आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 क्लास पढ़ाऊंगा आपको। In each and every class, I will talk about whether it is heat or work. Thermodynamics is the battle between heat and work. Thermodynamics में क्या बोलते हैं हम लोग? हमेशा क्या पढ़ते हैं? हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि thermodynamics is the battle. एक युद्ध लड़ना है between heat and work. थर्मोडायनेमिक्स में यही दो चीज चलेगी, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में यही दो चीज आगे चलने वाली है, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। इट इज द स्टडी ऑफ हीट, इट इज द स्टडी ऑफ वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में हीट आएगा, वर्क आएगा, हीट आएगा, वर्क आएगा, हीट आएगा, वर्क आएगा, बार बार यही आएगा। इन ईच एंड एवरी क्लास यही आएगा। थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, यू विल गेट वन थिंग इन एवरी क्लास, हीट एंड वर्क। कभी हीट, कभी वर्क, कभी दोनों। और मैं आपको बता दूं, आज से कभी आप हीट को हीट मत कहिए, क्या कहिए? हीट ट्रांसफर। वर्क को वर्क मत कहिएगा, क्या कहिएगा? वर्क ट्रांसफर। आप कहोगे सर क्या हीट को हीट कहने से कोई दिक्कत है? या फिर सर अगर हीट को हम हीट ट्रांसफर कह रहे हैं तो हमारा कोई फायदा है? वर्क को वर्क ट्रांसफर कह रहे हैं तो हमारा कोई फायदा है? हाँ जी फायदा है। सर क्या फायदा है बताइए? अभी कोई फायदा दिख तो नहीं रहा है। कोई फायदा सर दिख तो नहीं रहा है, क्या फायदा है बताइए? जब कोई दवाई खाते हो तो क्या फायदा तुरंत दिखता है? When you take some medicines, क्या तुरंत फायदा दिखता है? बुखार हुआ है, दवा खाया दवा अगले सेकंड फायदा दिख जाएगा क्या? खाया दवा क्या अगले सेकंड में फायदा दिख जाएगा? नहीं, फायदा दिखेगा। इट विल टेक सम टाइम। और कुछ फायदा है तभी तो कह रहे हैं, भैया नहीं काहे कहते आपसे दुश्मनी है मुझे कि मैं हीट की जगह आपसे हीट ट्रांसफर लिखवाऊं, वर्क की जगह आपसे वर्क ट्रांसफर लिखवाऊं। अब तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे जूनियर्स हैं। आई लव माय स्टूडेंट। मैं परेशान करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, कुछ बेनिफिट है आपका, एंड यू विल सी बेनिफिट, दैट बेनिफिट, बट इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में मुख्य रूप से दो ही चीजें बार बार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हीट, एक पढ़ेंगे वर्क। हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर। हीट दिया, हीट लिया, वर्क दिया, वर्क लिया। हाँ, यही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादातर टाइम यही पढ़ना है, हीट दिया, हीट लिया, वर्क दिया, वर्क लिया। हीट दिया तो क्या हो गया, वर्क दिया तो क्या हो गया, हीट लिया तो क्या हो गया, वर्क लिया तो क्या हो गया, क्या चेंजेस आ गए, सिस्टम कैसे बदल गया, क्या प्रॉपर्टीज बदल गई।
चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बच्चों। बात समझ में आया? और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करने जा रहे हैं तो आज से कोई पूछे आपसे क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, आप बोलना उनको थर्मोडायनामिक्स में मुख्य रूप से हम दो प्रकार की एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, दो प्रकार की एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से पहली एनर्जी का नाम है हीट ट्रांसफर और दूसरी एनर्जी का नाम है वर्क ट्रांसफर। ये दो एनर्जी के बारे में हम खूब स्टडी करते हैं, पहले का नाम है हीट ट्रांसफर और दूसरे का नाम है वर्क ट्रांसफर। अच्छा, मतलब आपने कहा सर आज ये समझ में आया कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, या मुख्य रूप से हीट और वर्क जिनको हम कहते आ रहे थे, ये सर एनर्जी है क्या, ये ऊर्जाएं हैं क्या? हाँ जी, ये एनर्जी है। सर यही दो एनर्जी पढ़ेंगे या और भी बहुत सारी एनर्जी पढ़ेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट में? सर ये बताइए कि यही दोनों एनर्जी पढ़ेंगे और भी बहुत सारी एनर्जी पढ़ेंगे सब्जेक्ट में? और भी बहुत सारी पढ़ेंगे। एक और एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये दो जो एनर्जी है ना, ये तो दीज आर द टू पिलर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो पुल के दो पाए होते हैं जिनमें पूरा पुल खड़ा होता है, जैसे हमारे दो पैर हैं जिन पे हम खड़े हुए हैं, तो दीज आर द टू पिलर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स इन्हीं पे खड़ा है। एंड थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क। कुछ नहीं है थर्मोडायनामिक्स, सिर्फ स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क, स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क। हीट को हीट ट्रांसफर कहना है, वर्क को वर्क ट्रांसफर कहना है। दोनों ही ऊर्जाएं हैं, एनर्जी हैं। और कितने प्रकार की एनर्जी होती है सब स्टडी करेंगे, और प्रकार की एनर्जी से ये दोनों किस तरह से सिमिलर हैं, और प्रकार की एनर्जी से ये दोनों किस तरह से भिन्न हैं, सब पढ़ेंगे। स्टार्ट तो होने दो, शुरू तो होने दो। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। मजा आना शुरू होगा 2-4-6 लेक्चर के बाद आपको। आहिस्ता आहिस्ता चलो, शुरुआत में जब कितना भी बड़ा प्लेयर हो, जब वो आता है ना स्टार्टिंग में खेलने पर, तो पहले पिच को समझता है ना, तो पहले आप पिच को समझो। जब तक पिच समझोगे नहीं तब तक खेल नहीं पाओगे ढंग से, आउट हो जाओगे। 2-4 लेक्चर आराम आराम से पढ़ो। एक बार जहां पिच समझ में आ जाए ना, फिर तो उड़ाओ छक्का छक्का हर बाल पे। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद टू थिंग्स मेनली। थर्मोडायनेमिक्स मुख्य रूप से दो चीजों से डील करता है, और दो चीजों में पहले का नाम है हीट ट्रांसफर, यहां लिखा हुआ है, और दूसरे का नाम है वर्क ट्रांसफर। अब बड़ी मजेदार बात यहां लिखी हुई है, ध्यान से अगर आप देखें तो हीट ट्रांसफर, देखो हीट ट्रांसफर कुछ अलग नहीं है, पहले तो ये समझ लो। हीट ट्रांसफर, हीट एक ही चीज है। मेरा नाम है गणेश दत्ता पांडे और शॉर्ट में नाम है जीडी पांडे। तो गणेश दत्ता पांडे और जीडी पांडे दो डिफरेंट लोग नहीं है, एक सेम ही लोग। लिखने का तरीका कोई बदल गया बस। लेकिन हीट ट्रांसफर या हीट दोनों सेम चीजें, पहले तो ये समझो। हीट ट्रांसफर के नीचे एक चीज लिखा हुआ है कि ये लो ग्रेड है। ये एनर्जी तो है, नो डाउट एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, हीट ट्रांसफर भी एनर्जी है। लेकिन ये एनर्जी तो है, लेकिन ये कैसी एनर्जी है? लो ग्रेड एनर्जी है। अरे बाप रे, लो ग्रेड, खराब क्वालिटी की एनर्जी है। और वर्क ट्रांसफर के नीचे लिखा हुआ है कि एनर्जी तो ये भी है, लेकिन ये कैसी एनर्जी है बच्चों? हाई ग्रेड एनर्जी है। ये क्या है यार? ये लो ग्रेड क्या होता है? ये यार हाई ग्रेड क्या होता है? एक चीज और लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। डिसऑर्गेनाइज, बिखरा हुआ, रैंडम। और वर्क ट्रांसफर क्या क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसा? ये ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सेट है, सिस्टम बना हुआ है इसका। अच्छा, जो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा वही तो लो ग्रेड का होगा। लो ग्रेड मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड, कोई सिस्टम ही नहीं है यार, कोई तरीका ही नहीं है।
और वर्क ट्रांसफर ऑर्गेनाइज्ड है, हाई ग्रेड है। जो हाई ग्रेड वही होगा ना, ग्रेडिंग मतलब अच्छाई। अच्छाई कहां होगी? जहां सिस्टमेटिक होगा। अरे सोचो, आप खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में, वहां चीजें डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको दाल परस दिया, गर्मा गर्म दाल, मुंह में पानी आ रहा है, और रोटी लाए आधे घंटे बाद, तब तक आप दाल पी गए। रोटी लाए आधे घंटे बाद, और रोटी नहीं लाए, जो उसमें मक्खन लगाना होता है, पहले मक्खन लेके आए, बटर। रोटी उसके बाद भी लाए, तब तक बटर पिघल गया। सब खा पी लिया आपने, तब सलाद लेके आए पानी पीने के बाद। और स्वीट्स, डेजर्ट्स, जो कि गुलाब जामुन बाद में आप खाते हो, उसको पहले ही मान लो दे दिए। तो चीजें वो दे तो सब रहे हैं, सलाद भी दे रहे हैं, डेजर्ट भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज तरीका ही नहीं है। तो वहां उस रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाएंगे आप, जहां आप खाना खाने जाएं और पहले आपको डेजर्ट मिल जाए, उसके बाद आपको सलाद मिल जाए? सोचिए जरा खाना खाने का तरीका, पहले गुलाब जामुन, फिर खीरा ककड़ी और प्याज मिल जाए नींबू डाल के, उसके बाद दाल मिले, आधे घंटे बाद रोटी मिले, फिर सब्जी मिले, चावल मिले, फिर सब्जी मिले पानी पीने के बाद कि भैया सब्जी खा के पानी पी लो। चीजें मिल तो सब रही है, लेकिन वो किस रूप में है? डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो हीट, हमारे पास एनर्जी तो है, हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एनर्जी, है तो एनर्जी, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज ही नहीं है, बिखरा हुआ है। इसीलिए वो क्या है? लो ग्रेड। किस ग्रेडिंग का है? लो ग्रेड, लो क्वालिटी का है। वर्क ट्रांसफर को देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड है। उसी रेस्टोरेंट में जाइए, दूसरे रेस्टोरेंट में जाइए, खाना वैसा ही आपको मिले, लेकिन सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक मिले, ऑर्गेनाइज तरीके से मिले, तो क्या कहेंगे आप? यहां तो बार बार आना पड़ेगा भाई। तो वर्क ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड। क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड, या हाई ग्रेड की एनर्जी है। अब देखिए, दो एनर्जी आपको पढ़नी है, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थर्मोडायनेमिक्स में दो एनर्जी पढ़नी है, एक लो ग्रेड, एक हाई ग्रेड। एक लो ग्रेड, एक हाई ग्रेड। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। जो डिसऑर्गेनाइज है वो कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी टेस्ट देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी क्लास पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। दोज आर डिसऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अपना काम करते हैं, रोज क्लास पढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास दो तरह के एनर्जी हैं, या दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक डिसऑर्गेनाइज्ड है। अरे स्टूडेंट भी तो एनर्जी है भाई, और एक ऑर्गेनाइज्ड है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड है और एक ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे एक बात बताइए, हमारे पास एक डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है और एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा एम, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस डिसऑर्गेनाइज्ड वाले को ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट करना। अर्थात डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या? हीट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे आज के बाद? हीट ट्रांसफर। और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या? वर्क। यानी what is the aim of thermodynamics, my dear students? What is the aim of thermodynamics? To convert disorganized form of energy, that is heat, into the work. Work is a organized form of energy. कोई आपसे पूछे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी को, लो ग्रेड बोला ना, इसको लो ग्रेड बोला, तो लो ग्रेड एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? हाई ग्रेड एनर्जी में। लो ग्रेड को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? हाई ग्रेड में। दिस इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई हमारी क्लास में 10 बच्चे अच्छे हैं और 10 बच्चे बुरे हैं, तो जो 10 बुरे हैं उनको अच्छे में कन्वर्ट करना ही तो हमारा उद्देश्य होगा। सो व्हाई वी आर स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का उद्देश्य क्या है? द ओनली उद्देश्य, द ओनली एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट द डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का एक ही उद्देश्य है बेटा। क्या उद्देश्य है? साफ साफ लिखा है, आप क्या क्या देखिए। व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी
टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड मतलब हीट, हीट कहो या हीट ट्रांसफर, हाई ग्रेड मतलब वर्क। टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क इज द एम ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज की क्लास में हमने जाना कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसका महत्व क्या है और इसमें क्या चीजें पढ़ते हैं और इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे तो कुछ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट को फिर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।